वेलकम टू अधीरा केमिस्ट्री क्लासेस। हेलो दोस्तों, आपका स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल अधीरा केमिस्ट्री में। जो हमारा लेसन चल रहा था वह लेसन था केमिकल बॉन्डिंग एंड मॉलिक्यूलर स्ट्रक्चर। उसमें हमारा जो टॉपिक चल रहा था वह टॉपिक का नाम था हाइब्रिडाइजेशन। इसके पहले की जो हमारे वीडियो हैं हमारे केमिकल बॉन्डिंग के प्लेलिस्ट में मौजूद हैं। उसमें हमने बताया था कि हाइब्रिडाइजेशन क्या होता है, उसको निकालने का आइडिया बताया था। यह बताया था कि sp क्या होता है, sp2 क्या होता है, sp3 क्या होता है, sp3d होता है। आज हम पढ़ाने जा रहे हैं, आज हम बात करेंगे sp3d2 पर। तो आप जानते हैं जो हाइब्रिडाइजेशन के अलग अलग टाइप होता है, sp, sp2, sp3, sp3d, sp3d2, sp3d3 और dsp2 होता है। तो आज का जो हमारा टॉपिक होगा वह टॉपिक होगा sp3d2 हाइब्रिडाइजेशन। तो आप इसके लिए रेडी हो जाइए। शुरुआत करते हैं, कॉपी पेन लेके बैठिए। शुरुआत करते हैं sp3d2 हाइब्रिडाइजेशन। sp3d2 हाइब्रिडाइजेशन। sp3d2 हाइब्रिडाइजेशन पे आज हमारी बातचीत होगी, sp3d2 हाइब्रिडाइजेशन पे। ठीक है, देखिए तो sp3d2 में एक s है, 3 p है, 2 d है। ऑर्बिटल के ऊपर जो लिखा रहता है वह इसमें इलेक्ट्रॉन नहीं होता है बल्कि उस ऑर्बिटल का नंबर होता है। तो जिस हाइब्रिडाइजेशन में कोई भी एटम अपने बाहरी सेल के बाहरी सबसेल के बाहरी एक s ऑर्बिटल, 3 p ऑर्बिटल और 2 d ऑर्बिटल को मिलाता है, मर्ज करता है, उसकी मिक्सिंग करता है, तो उस प्रकार का जो हाइब्रिडाइजेशन है उसका नाम कहलाएगा sp3d2 हाइब्रिडाइजेशन। मतलब व्हेन 1s, 3p and 2d orbital are involved in hybridization, involved in mixing, then this hybridization is known as sp3d2 hybridization। अब इसको समझाने के लिए हम एक एग्जाम्पल लेंगे जिसका नाम होगा SF6। SF6 एक मॉलिक्यूल है जिसका नाम है सल्फर हेक्साफोलाइड है। इसके एग्जाम्पल को लेके हम समझाएंगे कि sp3d2 हाइब्रिडेशन क्या होता है। इसके पहले एक वीडियो में मैंने बताया था कि हाइब्रिडेशन कैसे निकालेंगे। तो हाइब्रिडेशन को निकालने का 2 तरीका है। एक तरीका है कि जो मॉलिक्यूल दिया है उस मॉलिक्यूल को ओपन कीजिए। ओपन करेंगे तो सेंट्रल एटम पता होगा। सेंट्रल एटम के बाद उसका लेविस स्ट्रक्चर लिखेंगे तो ये पता हो जाएगा उस मॉलिक्यूल के सेंट्रल एटम के किनारे किनारे या उसके अराउंड कितने इलेक्ट्रॉन पेयर्स हैं। जितने इलेक्ट्रॉन पेयर्स होते हैं उनको अब गिन लीजिए। इलेक्ट्रॉन पेयर में बॉन्ड पेयर होगा, लोन पेयर होगा। आप ये भी जानते हैं कि हाइब्रिडाइजेशन में पाई बॉन्ड इन्वॉल्व नहीं होता है। तो अगर कहीं पर लोन पेयर है, बॉन्ड पेयर है, सिग्मा बॉन्ड है, उसको गिन लीजिए, काउंट कर लीजिए। जितने नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन पेयर्स होते हैं उतने ऑर्बिटल की रिक्वायरमेंट होती है, उस हिसाब से हाइब्रिडाइजेशन होगा। तो SF6 में यस जो होगा वह सेंट्रल एटम होगा। आप जानते हैं सल्फर की वैलेंसी 6 होती है। ठीक है, एक एक फ्लोरीन एक एक सल्फर से बॉन्ड बनाया रहेगा। देखिए इसको, सल्फर के आगे पीछे 6 बॉन्ड है, माने 6 इलेक्ट्रॉन पेयर्स है, मतलब 12 इलेक्ट्रॉन है। तो इस सल्फर को इनको रखने के लिए, इन सभी बॉन्ड को रखने के लिए 6 ऑर्बिटल की रिक्वायरमेंट होगी। मतलब जो SF6 होगा वह sp3d2 हाइब्रिडाइजेशन को फॉलो करेगा। तो मैंने कहा अगर हाइब्रिडाइजेशन में एक s, 3p, 2d इन्वॉल्व होंगे तो वह कहलाएगा sp3d2 हाइब्रिडेशन। अब कैसे होगा इसको समझाने के लिए हम सल्फर का इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन लिखेंगे। हम पहले बताए थे कि अगर आपको हाइब्रिडेशन पता करना होगा तो पहले किसी भी सेंट्रल एटम का इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन लिखेंगे। इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन 3 टाइप का होता है, ग्राउंड स्टेट में, एक्साइटेड में और हाइब्रिडाइज्ड स्टेट में होता है। तो हम पहले सल्फर का ग्राउंड स्टेट में लिखते हैं। आप जानते हैं इसका एटॉमिक नंबर 16 होता है। ग्राउंड स्टेट माने होता है GS, जो अपने आप अबव प्रिंसिपल का एक स्टैंडर्ड रूप होता है। तो लिखते हैं 1s2, 2s2, 2p6, 3s2, 3p4, 3d0। यह आपका ग्राउंड स्टेट का हो गया। क्योंकि बाहर का ही ऑर्बिट वैलेंस सेल
ही वैलेंसी में इन्वॉल्व होता है, तो हम इसको थोड़ा सा फैला के लिखते हैं। यहाँ तो इसको छोड़ देते हैं। जब फैला के लिखेंगे तो यस में 1 बॉक्स होता है, पी में 3 बॉक्स होता है और डी में 5 बॉक्स होता है। आप पहले से जानते हैं, ठीक है। यस सब सेल में 1 ऑर्बिटल, पी सब सेल में 3 ऑर्बिटल, डी सब सेल में 5 ऑर्बिटल होते हैं। 1 2 3 4 5। यह आपका जीएस हो गया। जीएस माने ग्राउंड स्टेट। अब देखिए जीएस में सल्फर के बाहरी सेल के बाहरी सब सेल के बाहर में कितने अनपेयर्ड हैं? 2 अनपेयर्ड हैं। 2 अनपेयर्ड होगा तो इसके हिसाब से वैलेंस बॉन्ड थ्योरी कहती है कि किसी भी एटम के बाहरी सेल के बाहरी सब सेल के बाहरी ऑर्बिटल में जितने अनपेयर्ड होगा उतने बॉन्ड का फॉर्मेशन होगा। अनपेयर्ड 2 होगा, 2 बॉन्ड बनेगा। लेकिन यह बॉन्ड कितना बना है? 6 बॉन्ड बना। इसका मतलब क्या है कि SF6 बनाने के लिए सल्फर अपने इलेक्ट्रॉनों को एक्साइट करता होगा। सल्फर कभी भी SF6 को ग्राउंड स्टेट में फॉर्मेशन इसका नहीं करेगा, क्योंकि हमें 6 बॉन्ड का फॉर्मेशन करना होगा। तो अकॉर्डिंग टू वैलेंस बॉन्ड थ्योरी 6 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉनों की रिक्वायरमेंट होगी। तो इसमें से इलेक्ट्रॉन जो है जंप करके आते हैं। जब जंप करेंगे तब देखिए सल्फर जो है उसका क्या होता है? एक्साइटेड स्टेट हो जाएगा। इसमें इलेक्ट्रॉन 1, इसमें 3 और इसमें देखिए इसमें 5 होगा तो 5, 1 2 3 4, 1 2 3 4 5, ठीक है। यह देखिए अब यह आपका क्या हो गया? ES। ES माने होता है एक्साइटेड स्टेट। अब देखिए सल्फर के ES में 1 S 3 P 2 D ऑर्बिटल है, तो अब यह 6 बॉन्ड बनाने की क्षमता कैपेसिटी रखता है। लेकिन सभी ऑर्बिटल चूंकि अलग अलग आकार वाले हैं, अलग अलग एनर्जी वाले हैं, तो इसका बॉन्ड भी अलग अलग बनेगा। तो इस समस्या को दूर करने के लिए बॉन्ड बनाने के पहले सभी ऑर्बिटल को 1 S 3 P 2 D को आपस में मिला देता, आपस में मर्ज कर देता, इनकी मिक्सिंग कर देता है। जब इनकी मिक्सिंग कर देगा तो न S रहेगा, न P रहेगा, न D रहेगा, बल्कि क्या हो जाएगा? sp3d2, sp3d2 हाइब्रिडाइजेशन यह हो जाएगा, ठीक। अब चूंकि 6 मिले हैं, सबके आकार अलग अलग थे, एनर्जी अलग अलग थी। जब मिलेंगे मिक्स हो जाएंगे, सबका आकार 1 हो जाएगा, एनर्जी 1 हो जाएगी। इस प्रकार की जो घटना है इसका नाम कहलाएगा sp3d2 हाइब्रिडाइजेशन। तो देखिए 6 बनेंगे, 1 2 3 4 5 6। इसमें इलेक्ट्रॉन 1, सब में 1 1 इलेक्ट्रॉन होगा। अब चूंकि सभी का नाम कहलाएगा क्या? sp3d2। अब सबका आकार सेम होगा, सबकी एनर्जी सेम होगी, तो यह आपस में क्या करेंगे? अब रिपल करेंगे। जब रिपल करेंगे तो इनके रिपल्सन को मिनिमाइज करने के लिए एटम इनको इतना दूर दूर करेगा कि इनके बीच में मैक्सिमम बॉन्ड एंगल आ जाए और इनके बीच में मिनिमम रिपल्सन पैदा हो जाए। तब एटम या मॉलिक्यूल के एक आकार पैदा हो जाता है। उस आकार को उसकी हम ज्योमेट्री कहते हैं। तो sp3d2 में चूंकि 6 ऑर्बिटल का फॉर्मेशन हुआ है तो इनका आकार हो जाता है ऑक्टाहेड्रल। ऑक्टाहेड्रल में एक स्क्वायर पेनर होता है, एक ऑर्बिटल उसके ऊपर, एक होता उसके नीचे। जो आकार उभर के आता है उसका नाम होता है ऑक्टाहेड्रल, के हिंदी में अष्टफलक कहते हैं। तो यह मैंने समझाया कि SF6 में sp3d2 होता है। यस का बताया मैंने एक बार GS, उसका बताया मैंने ES, और यह आपका हो गया
H चूंकि सबका आकार सेम है, सबकी एनर्जी सेम है, तो आपस में रिपल करेंगे। इस रिपल्सन को मिनिमाइज करने के लिए इनका आकार हो जाएगा ऑक्टाहेड्रल और उनके बीच में बॉन्ड एंगल हो जाएगा 90 डिग्री का और 180 डिग्री का आकार अष्टफलक दिखाई पड़ेगा। तब इसके हम आकार को बताते हैं, इसका आकार कैसे होगा, क्या आकार होगा उसके बारे में हम बता रहे हैं। SF6 का आकार, तो SF6 का आकार क्या होगा, ऑक्टाहेड्रल होगा। तो हम ऑक्टाहेड्रल आकार को आपको बता रहे हैं, ठीक है। देखिए यह आपका है स्क्वायर प्लेनर, ठीक, बीच में है सल्फर। अब सल्फर के 6 sp3d2 हाइब्रिडाइज ऑर्बिटल हैं और इसमें से 4 हैं प्लेन में और एक इस प्लेन के ऊपर और एक इस प्लेन के नीचे। यह जो सभी हैं यह सब sp3d2 हाइब्रिडाइज ऑर्बिटल हैं। अब सल्फर में SF6 में 6 f ऑर्बिटल आके ओवरलैप करता है। आप जानते हैं f ऑर्बिटल के पास एक बाहर में 2pz1 ऑर्बिटल होता है जो इससे हेड टू हेड ओवरलैप करेगा। जब इससे हेड टू हेड ओवरलैप करेगा तो इसके बीच में सिग्मा बॉन्ड का फॉर्मेशन हो जाएगा और इस सिग्मा बॉन्ड के फॉर्मेशन के हो जाने से 6 बॉन्ड बनेगा और यहाँ पर हेड टू हेड ओवरलैपिंग होती है। तो यह जो मैंने आकार आपको बताया है इस आकार का नाम है ऑक्टाहेड्रल। तो sp3d2 हाइब्रिडाइजेशन को जितने मानने वाले होते हैं सब ऑक्टाहेड्रली उनके ऑर्बिटल अरेंज होते हैं। इसका नाम हो जाएगा ऑक्टाहेड्रल और इनका जो बॉन्ड एंगल होगा 90 डिग्री होगा इनके बीच में और इनके बीच में हो जाएगा 180 डिग्री। यह आकार होगा ऑक्टाहेड्रल का। तो आज के वीडियो में हमने बात किया sp3d2 हाइब्रिडाइजेशन का और उसके एग्जाम्पल के लिए मैंने बात किया SF6। इसके अलावा और भी एग्जाम्पल हैं। एक बहुत अच्छा एग्जाम्पल है ClF5 का, तो इस एग्जाम्पल को भी हम समझा सकते हैं। लेकिन इसमें क्या होगा, चूंकि एक लोन पेयर आ जाता है तो लोन पेयर आने से जो आकार होना चाहिए, जो हमारी ज्योमेट्री होनी चाहिए वह बिगड़ जाती है। तो इस समस्या को दूर करने के लिए एक थ्योरी आती है, इसका नाम रखा गया वेस्पर थ्योरी। इसके बारे में हमारा अब बाद में वीडियो आएगा। तो आज का जो हमारा वीडियो था वह sp3d2 था। यह जो लेसन चल रहा है यह सबके लिए है। जो 11th में बच्चे हैं, CBSE ICSE सभी बोर्ड के बच्चे हैं, उनके लिए यह फ़ायदेमंद तो है ही है। 2022 में जो नेट के एग्ज़ाम होने वाला है उस नेट के एग्ज़ाम में केमिकल बॉन्डिंग से सवाल पूछे जाते हैं और उस सवाल में एक सवाल पक्का हाइब्रिडाइजेशन से रहता है। तो अगर आपको हाइब्रिडाइजेशन और वेस्पर थ्योरी का कॉम्बिनेशन जो है मिला के अच्छे से कॉन्सेप्ट क्लियर है तो आप हाइब्रिडाइजेशन के सवाल को कभी मिस नहीं करेंगे। तो बच्चों को हमारा वीडियो समझ में आया होगा, इसको लाइक कर दीजिएगा, शेयर कर दीजिएगा। जो लोग अभी तक अधीरा केमिस्ट्री के यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिए। बहुत बहुत धन्यवाद। मिलते हैं अगले वीडियो के लिए जिसका नाम है sp3d3 हाइब्रिडाइजेशन। धन्यवाद।